जय हिंद साथियों। लेखपाल का आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो ग्राम समाज एवं विकास के सीरीज में आज इतने महत्वपूर्ण चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आप जब सिलेबस उठाकर देखेंगे तो सिलेबस में भी आपके साथियों इस चैप्टर का नाम स्पेशली मेंशन किया गया है। तो इस चैप्टर से साथियों आपके 4 से 5 प्रश्न स्पेशली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना, समझना और जानना बेहद ज़रूरी है साथियों, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर के आज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को देखने के साथ साथ मैं आपको उन प्रश्नों से संबंधित कुछ एडिशनल जानकारी भी शेयर करता चलूँगा, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर का साथियों नाम है पंचायती राज व्यवस्था। पहला प्रश्न है आपका, पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब और कहाँ प्रारंभ किया गया? ऑप्शन देख के, आप ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन आपका टाइम नहीं खराब करूंगा, आप ऑप्शन देखते रहिए और फटाफट उत्तर अपना सोचते रहिए कितने प्रश्न का आपका उत्तर आ रहा है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, तो इसका सही उत्तर है आपका राजस्थान में किया गया। अगर पूछ लेता है राजस्थान में कहाँ किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के साथियों नागौर जिले में, और गाँव का नाम था बगदरी, यहाँ पर लागू किया गया था सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था। और कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर। कब? महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। किस समिति के आधार पर? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर लागू किया गया था। और कांग्रेस की सरकार थी, तो जो शुरू में योजनाएं वो लेकर आते थे वो गांधी जी के जन्म दिवस पर ही लेके आते थे। तो 2 अक्टूबर को यहाँ पर लागू किया गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष थे। तो अभी आपने देखा कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में। तो किस समिति के जो संस्तुति पर लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। किस समिति के कहने पर, किस समिति की संस्तुति पर, सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता का समिति के कहने पर इन्होंने, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था। और कब दिया था इसका साथियों? अगर बलवंत राय मेहता समिति का गठन पूछ लिया जाए तो 1956 में हुआ था, और 1957 में इसने अपनी जो सिफारिश थी वो सरकार के सामने रखी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? जिस तरह संविधान का शिल्पी साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, उसी तरह पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी आपको साथियों BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। इसी समिति के कहने पर जो है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में 1959 में 2 अक्टूबर को लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लाइक जरूर करिएगा साथियों, काफ़ी मेहनत लगी है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको एडिशनल जानकारी भी देते चल रहा हूं, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की? तो अभी मैंने बताया 1956 में किस समिति की स्थापना की गई थी, किस समिति को बनाया गया था? BR मेहता समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति को। 1957 में मैंने अभी ऊपर बताया था, 1957 में इस समिति ने, BR मेहता समिति ने अपनी सिफारिश जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सरकार के सामने रखी थी। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल तीसरा सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो कैसा लगा साथियों कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति के बाद साथियों अशोक मेहता समिति ने जो है पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, और जो अशोक मेहता है साथी इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है सिफारिश किया था सरकार के सामने। तो जो अशोक मेहता समिति है इसका गठन 1977 में हुआ था साथियों। कब? 1977 में, दिसंबर 1977 में। और इसने अपनी सिफारिश जो है सरकार के सामने 1978 में रखी थी 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की। किसके स्थान पर? त्रिस्तरीय। इसके पहले जो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था उसके स्थान पर इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रखने की बात कही। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, GVK राव कमेटी। क्या साथियों? GVK राव कमेटी ने जो है ये आपका सर्वप्रथम आपका न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी साथियों, ठीक है। तो ये पंचायत आपका
और 1985 में आया था। कब? 1985 में आया था, डॉक्टर VKV राव समिति। ठीक है, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने की सिफारिश की थी। किसने? GVK राव कमेटी ने 1985 में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सरकार के सामने पेश की थी। तो अगर पूछ लिया जाए कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, तो GVK राव कमेटी समिति ने। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो पहले सर्वप्रथम जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त किसने जो है सिफारिश की सरकार से कि साथियों कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया जाए। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो ये आपका है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने जो सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। तो ये आपका साथियों कब आया था? LM सिंघवी समिति आपका 1986 में आया था। ठीक, 1986 में आया था। कब? 1986 में LM सिंघवी कमेटी आपकी आई थी और इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। अगला प्रश्न है, तो वीडियो साथियों पूरा जरूर देखिएगा, उबिएगा मत, क्योंकि आपके ज्ञान की बातें हैं जो आपके परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो समय भी कम बचा है, तो आप एक बार मैराथन के रूप में ये देखेंगे तो आपको परीक्षा में आपके जब सामने पड़ेगा, नज़र के सामने, तो आपको उत्तर आसानी से पता चल जाएगा, तो आप अच्छा कर सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड कुछ समितियाँ कौन कौन सी हैं? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इसके बाद आपका साथियों आता है डॉक्टर VKV राव समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति। इतनी समितियां आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। अशोक मेहता समिति है, GVK राव समिति है, बिल्कुल सही है, BR मेहता समिति। तो आपका तीसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसी कोई समिति पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? फिर इसी तरह का प्रश्न है, तो PVN राव समिति, PV ऐसा कोई समिति शायद नहीं है। अगला देखिए, LM सिंघवी समिति कब आया था? 1986 में आपका आया था। ठीक है, ये है अशोक मेहता समिति, ये आपका आया था कब? अभी मैंने आपको बताया, ये आया था आपका 1977 में अशोक मेहता समिति। इसके अलावा बलवंत राय मेहता समिति 1956 में गठित, 57 में अपनी सिफारिश थी। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि PVN राव ऐसी कोई समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? फिर ऐसा ही प्रश्न आ गया। तो आपका LM सिंघवी समिति 1986 में, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति आपका आया था 1977 में। ठीक है, तो ये आपका इसमें साथियों 10 वाले प्रश्न में ये आपका पहला हो जाएगा कि दिनेश गोस्वामी समिति ऐसी कोई समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण निहित होता है। किसमें निहित होता है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग में। किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग में। ये जो निर्वाचन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग केंद्र में जितने भी होते हैं और अन्य जो निर्वाचन होते हैं उसको कराता है, लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था का स्पेशली जो पूरा कार्य कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगे बढ़ते हैं और वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? यानी कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था मतलब कि भारतीय संविधान में तृतीय तल यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहा है, कब जोड़ा गया? तो ये आपका ऑप्शन C बिल्कुल सही जगह 1992 में। 1992 में कब? 24 अप्रैल 1992 को साथियों आपको जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है। तो प्रश्न आ सकता है कि कब दिया गया? तो 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, किस समिति की बातें मानी गई थी? PK थुंगन समिति की बातें मानी गई थी। उसी के आधार पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, किस संविधान पूछता है साथियों, किस संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन
1992-93, ठीक 1992 में संविधान संशोधन आया था, लेकिन ये पूर्णतः कब पारित किया गया था? 1993 में। तो इसको 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के अनुसार इसको जो है संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था और 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पंचायत से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? जिस दिन आपको पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया उसी दिन। तो कब? अभी मैंने बताया 24 अप्रैल को, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रत्येक पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या पंचायती राज दिवस कोई भी पूछे तो आपका क्या है साथियों? 24 अप्रैल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? 24 अप्रैल आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये अब आगे महत्वपूर्ण प्रश्न और भी चालू हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? पहला है आपका विकास में जन भागीदारी, दूसरा है राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण चौथा है, ठीक है। तो कौन कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था का? तो आपका पहला है विकास में जन भागीदारी साथियों, ठीक। देश तभी विकास करेगा जब लोग वहाँ के भागीदार होंगे, वहाँ के जनता जब भागीदार होगी तभी देश विकास करेगा। और दूसरा था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, शक्तियों को छोटे छोटे भागों में बांट देना जिससे सभी शक्तियाँ किसी एक के पास ना रहें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 आपका सही है, ठीक है। और दोनों ऑप्शन गलत हैं साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसका निर्माण हुआ है? ग्राम पंचायत का साथियों, ठीक है। ग्राम पंचायत का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। तो साथियों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक ग्राम पंचायत के बारे में इसमें दिखाया गया है। तो 243 से 243 ओ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। क्या? ऑप्शन में है आपका चुनाव की तिथि से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, हल्के में ना लीजिए इसको। पंचायत का जो 5 वर्ष का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है? चुनाव की तिथि से, बिल्कुल गलत। परिणाम घोषित नहीं। अगला है, पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से। यही आपका जब प्रथम अधिवेशन होता है पंचायत का उसी दिन से आपका प्रारंभ होता है और 5 वर्ष तक आपका जो है कार्यकाल चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? ठीक है, तो कौन है आपका ऑप्शन? तो राज्य का जो विधानमंडल है साथियों, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्य का जो विधानमंडल है वही पंचायतों की संरचना में कुछ कर सकता है, ठीक है। राज्य का विधानमंडल, ठीक है, वही कुछ कर सकता है और कोई इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है आपका, पंचायती राज को ... के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 20 में? तो आपका मैंने अभी इसके पहले बताया था, तो जो पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में जो है अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 और 93 में, ठीक है। तो ये साथियों आपका 93वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने के लिए था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो 73वें संविधान संशोधन में साथियों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ये कहा गया है कि जो है एक जिला पंचायत होगा और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत होगा और ग्राम पंचायत होगा, ठीक है, 73वें। और नगर पंचायत की बात साथियों आपका 74वें संविधान संशोधन में किया गया है, ठीक है। तो ये आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा अच्छा इसमें ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? ये आपका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहला, तीसरा
पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। यानी कि जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और जो नगर पंचायत हो आपके 74वें संविधान संशोधन में ये किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो साथियों आपको बता दूं कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। एक आपका आता है ग्राम पंचायत, एक आपका आता है नगर पंचायत। ग्राम पंचायत आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, नगर पंचायत 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इन दोनों को लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल को। उसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका एडिशनल जानकारी हो गया। इसके अलावा साथियों जो पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम यानी कि ग्राम पंचायत है उसके 29 कार्यों को जो है संविधान में बताया गया है। तो वो किस अनुच्छेद में है यही आपसे पूछा गया है। तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह, अनुच्छेद 243G। 243G में जो है आपके पंचायती राज व्यवस्था जो ग्राम पंचायत उसके 29 कार्यों का उल्लेख 243G में किया गया है। ठीक है, तो साथियों हमको जो ग्राम पंचायत ही पढ़ना है, नगर पंचायत हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली आपकी साथियों ये राज्य सूची का विषय है। कौन? पंचायती राज प्रणाली जो है ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों यानी कि SC और ST की बात कर रहा है? ठीक है, कि सीटों के आरक्षण को प्रदान करता है, यानी कि आरक्षण की बात कर रहा है SC ST की। तो आपका इसमें 243D में साथियों 243D में जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST को आरक्षण प्रदान किया गया है। आप कहीं कहीं देखते होंगे कि जब प्रधान का चुनाव होता है तो वहाँ पर SC सीट रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पर OBC का सीट रहता है। ठीक है, तो उसमें जनरल के लोग नहीं लड़ सकते। तो यही आरक्षण की बात 243D में SC ST के आरक्षण की बात की गई है। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आपका पहला है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D के 3 में किया गया, यानी कि 243D3 में किया गया है। ये बात आपका बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, और दूसरा है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में भी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा केवल एक सही, केवल पहला ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए साथियों। और इसके पहले की वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो एक बार नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप जरूर जाकर देखिएगा। आपको परीक्षा में काफ़ी साथियों मददगार साबित होंगी ये वीडियो साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, स्थानीय स्वशासन की यानी कि उसी की बात कर रहा है, पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है। यह प्रयोग है किसका? तो साथियों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या मतलब होता है साथियों? शक्तियों को छोटे छोटे भागों में बांटना। जैसे ग्राम पंचायत करना, इसके ऊपर जो होगा वो होगा आपका ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और इसके स्तर पर होगा आपका जिला पंचायत। ठीक है, तो ये आपकी छोटी शक्ति, ये बड़ी शक्ति, ये बड़ी शक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से शक्तियों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया ताकि जो जन सुनवाई आसानी से हो सके, लोगों की समस्याओं को समझा जा सके, और छोटे छोटे भागों में बटा रहेगा तो विकास करने में आसानी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये आपका राज्यपाल करता है साथियों। सीमा परिवर्तन इतना आसान बात नहीं है, इसको कोई ऐसा छोटा मोटा अधिकारी नहीं कर सकता। तो जो राज्यपाल होता है, जैसे साथियों देश का राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, तो जो राज्यपाल होता है वो आपका खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना यही जारी करता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, किस स्तर पर गठित होती है? तो ग्राम स्तर पर साथियों आपका ग्राम पंचायत होता है, और खंड स्तर पर आपका क्षेत्र पंचायत या
इसी को पंचायत समिति कहते हैं, और जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि पंचायत समिति। अगर पूछ लेता पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तर पर, तो ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, इसका गठन इसी प्रकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका राज्य सरकार जो है, पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय वो राज्य सरकार करेगी। आज्ञा कौन देगा? राज्यपाल देगा। किसको? राज्य के चुनाव आयोग को। चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग कराएगा। ठीक है, और आज्ञा कौन देगा? राज्यपाल देगा, लेकिन निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो एक प्रशासकीय अधिकरण, क्या? एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है वो एक प्रशासकीय, साथियों क्या? प्रशासकीय अधिकरण होती है। ठीक है, अगला है आपका ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है साथियों, ये भी आपका प्रशासनिक अधिकरण होता है। ठीक है, यही आपका ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, और जो पंचायत समिति होती है वो प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, जो लोकतंत्र है उसकी शक्तियों को बांटने के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगर साथियों जनता वहाँ की शासन में भागीदारी लेगी तो अपने क्षेत्र की जो समस्या है उसको जानेगी, उसको समझेगी, तो वहाँ विकास अच्छा करेगी। इसी उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। प्रधान मतलब मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 34 में, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। जो ग्रामवासी हैं उनमें शक्तियों को बांट देना, यही आपका पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य। यानी कि जो शक्तियां हैं साथियों किसी एक के पास ना रहें, वरना वो अन्यथा वो गलत उपयोग करने लगा, इसलिए शक्तियों को जो बांट दिया गया ताकि कोई भी गलत कार्य ना कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज से निम्नलिखित क्या है? पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है। बिल्कुल सही है। ये साथियों प्राचीन काल से ऐसी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, बीच में विलुप्त हो गई थी, लेकिन प्राचीन काल से ये अभिन्न अंग रहा है। तो ये साथियों जो 73वां संशोधन था, 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, वो 15 अगस्त 1993 को प्रभावित हुआ। गलत, मैंने अभी आपको बताया था 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यही सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जानकारी ले लेते हैं, यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप में जुड़ी रहती है पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी है, जी 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था एक व्यवस्था है, क्या है? इसको देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। स्थानीय स्तर पर सुशासन की, बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्या सही है? जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, ये नहीं लग रहा है साथियों, गलत है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात जरूर करता है पंचायती राज व्यवस्था, और पदसोपानिक संरचना की, गलत। तो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें क्या सही है? ऑप्शन में देखिए पहला तीसरा कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा। अगला है साथियों, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में जो पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, क्या? शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करता है, बिल्कुल सही। लोगों की हिस्सेदारी हो, सही। सामुदायिक विकास हो, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी जो पंचायती राज व्यवस्था है साथियों शक्तियों को बांटता है।
ठीक है, लोगों की हिस्सेदारी जो है बराबर हो इसकी भी ध्यान रखता है, और सामुदायिक विकास हो ये भी ध्यान रखता है। तो आपका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महिलाओं की जो साथियों, महिलाओं को जो आरक्षण मिला गया है कुल स्थानों का 1/3, तो आपका ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी साथियों स्थान है जहां पर चुनाव होता है उसका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो लाइक शेयर जरूर करो। नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका PDF ही मिल जाएगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य क्या किए जाते हैं साथियों? पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आप इसको याद कर लीजिए, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, और सब ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या सही है? सी सही है। अगला प्रश्न है, सरकार की जो पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? आइए देखते हैं कौन कौन सा सही ऑप्शन है। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सही। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, बिल्कुल सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। जो जिला परिषद होते हैं इसमें जो है कुछ सांसद होते हैं, ठीक है, सदस्य के रूप में। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ये सभी वाक्य सही हैं। तो इनको आप पढ़कर याद कर लीजिए ताकि कुछ विशेषताएं आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कितने विषयों को रखा गया है? जो साथियों 11वीं अनुसूची में क्या पंचायती राज व्यवस्था है कि 11वीं अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में जो पंचायत क्षेत्राधिकार के कितने विषयों को रखा गया है साथियों? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 29 कार्यों को जो है रखा गया, 29 विषयों को रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है, यदि मान लीजिए पंचायत भंग होती है, पंचायत को भंग भी साथियों किया जाता सकता है। ठीक है, तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे यानी कि चुनाव होंगे? अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर आपको चुनाव कराना पड़ेगा, 6 माह के अंदर। ठीक है, लेकिन एक नियम है कि अगर पंचायत चुनाव साथियों, पंचायत जो भंग हो गया, यहाँ पंचायत आज की डेट में आपका पंचायत भंग हो गया और इसके ठीक 5 से 6 महीने के अंदर आपका चुनाव भी होना था। मतलब चुनाव होना था किसका? सब जगह का चुनाव होना था, यानी कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल है पंचायत का पूर्ण होने वाला था। तो अगर साथियों 6 महीना शेष है तो चुनाव नहीं होगा, यानी कि अब चुनाव सबका एक साथ होगा। लेकिन अगर 6 महीना से ज़्यादा का समय है तो आपका चुनाव होगा, लेकिन कब होगा? 6 महीने के अंदर ही करा लिया जाएगा चुनाव। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन हेतु जो राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है निर्वाचन, राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, जो बचे हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हमें गलत ढूंढना है। ठीक है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करेगा। तो आपका विधानमंडल ही साथियों आपका जो पंचायत की संरचना है उसको तय करता है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगी। तो साथियों ये गलत है, क्योंकि नियम में कहा गया है कि मतलब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्थान पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही हो, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। जरूरी नहीं है साथियों, लेकिन नियम यही बना है, लेकिन जरूरी भी नहीं है। जैसे आपका एक अपवाद क्या है, पश्चिम बंगाल में साथियों 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ये एक अपवाद है, इसको रट लीजिए आप। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसके अलावा एक नियम और है कि जहां पर जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपका साथियों ऑप्शन सी सही जाएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है साथियों। ठीक है,
आगे लिखा है कि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। मैंने अभी ऊपर बताया, ठीक है। तो अभी आपका ऑप्शन सही है। तो गलत कौन है? आपका गलत है सी। और पूछा क्या है? गलत ही पूछा है, तो आपका ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। और जो इसमें देखिए लिखा 20 लाख की अगर जनसंख्या अधिक नहीं है तो वहाँ पर 2 अस्थायी पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी, यानी कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। बिल्कुल गलत है। कितने वर्ष साथियों? 21 वर्ष है, ठीक है। अगला है, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। बिल्कुल सही है। बात समझिए साथियों, जैसे अगर पंचायत जो है भंग हो गई, पंचायत भंग हो गई तो नियम क्या है? 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, ठीक है। लेकिन अगर 6 ही महीना चुनाव को सेफ रह गए थे तो चुनाव नहीं होगा। एक बात और, लेकिन जब चुनाव होगा, मान लीजिए 2 वर्ष 5 वर्ष का जो पंचायत होता है, 5 वर्ष इसकी अवधि होती है, तो मान लीजिए 2 वर्ष बीता ही था कि आपका जो है पंचायत भंग हो गया। तो अब चुनाव हुआ, पुनः पंचायत बनी। तो ये चुनाव जो जीती है पंचायत, जो बना है जीतने के बाद, ये आपका साथियों कितने 2 वर्ष तो बीत चुका था पहले ही, बचा कितना? 3 वर्ष। यानी कि 3 वर्ष जो समय बचा उसी के लिए ये पंचायत रहेगी। इसके बाद पुनः चुनाव अपने समय पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन केवल दूसरा सही है, ठीक है। तो ये आपका बताना है केवल 2 सही, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका सकती है? ठीक है, क्या भूमिका या सकती है? तो आइए देखते हैं कि करके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो पहला है आपका, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। बिल्कुल है कि मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें कोई ज़बरदस्ती भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो वो उसको रोकने की जो शक्ति ग्राम सभा के पास होती है, ठीक है। अगला है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तो यहाँ पर वनोपज मतलब वन धन उपज, मतलब वन का उपज, यानी कि इसके पास शक्ति होती है कि ये अपना छोटा सा जो है वन स्थापित, वन यानी कि जंगल, अपना वन जो है साथियों गांव में स्थापित पेड़ पौधों को लगाने का कार्य इसके पास ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। अगला है आपका, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का जो पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो ग्राम सभा है वो आपका कोई भी लाइसेंस बनाने का कोई भी अनुशंसा नहीं देती है। तो आपका पहला दूसरा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला केवल 1 और 2, ठीक है। तो साथियों वीडियो कैसा लग रहा है आपको? उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा साथियों। और इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसके बाद हम देखेंगे जितने भी अब तक के लेखपाल परीक्षा हुई है उसमें जो ग्राम समाज एवं विकास के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको एक साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल एरियाज में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका 47 में सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य, जो अनुसूचित जनजाति सदस्य चुने गए होंगे, जो उनमें उपस्थित होगा वही जो है अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सरकार ने अधिसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार PESA अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो स्वशासन प्रदान करना, बिल्कुल सही है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, बिल्कुल सही है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ये आपका साथियों गलत हो जाएगा। अगला है, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना, ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ये आपका मतलब स्वायत्त मतलब अपने मन से नए क्षेत्रों का निर्माण आप नहीं कर सकते, तो ये आपका ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। क्या पूछा है? नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
पहला प्रश्न है साथियों, देश की लगभग कितनी आबादी गाँव में निवास करती है? तो साथियों इसका कितना उत्तर सही हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि 3/4, अर्थात 3/4 लगभग कितना साथियों, लगभग 75% जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है। 3/4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत गांव में बसता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत गांव में बसता है और गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों पहला सही, महात्मा गांधी। अर्थात महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है और गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। अर्थात ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शीर्ष गणना। क्या साथियों, शीर्ष गणना विधि का प्रयोग किया जाता है किसमें? भारत में गरीबी को मापने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है? भारत में निर्धनता की बात हो रही है साथियों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि उपभोग और व्यय। हम प्रत्येक ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका समय ना खराब हो, इसलिए आप ऑप्शन झट से देख लिया करिए और हम केवल कौन सा उत्तर सही है ये बताएंगे। तो भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है? उपभोग और व्यय के आधार पर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम, क्या साथियों, किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि 1980 में कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1980 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना JRY किस वर्ष शुरू किया गया? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि 1985 में। कब साथियों? 1985 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को लागू करते समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विकास शुरू किया गया था? प्रश्न क्या है, एक बार फिर से देखते हैं, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को लागू करते समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विकास शुरू किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए वर्ष 1985 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा साथियों? आठवें का आपका बी, यानी कि इंदिरा आवास योजना। क्या इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरू किया गया था? किसको? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है, ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य द्वारा मिलकर की जाती है, किस तरह की योजना कहलाती है? जहां पर केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथियों मिलकर जिस योजना को चलाते हैं वो क्या कहलाता है? आपका बताइए ऑप्शन में देखकर। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा साथियों, केंद्र प्रायोजित योजना। क्या? केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, वे किस प्रकार की योजनाएं कहलाते हैं? वहाँ केंद्र यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करते थे। इस प्रश्न में बात कर रहा है कि केवल केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब पूरा वहन 100% खर्चा देती है किसी योजना के लिए तो वो क्या कहलाती है साथियों?
तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, यानी कि केंद्रीय क्षेत्रक योजना। क्या साथियों, केंद्रीय क्षेत्रक योजना कहलाती है जब केंद्र पूरा 100% वित्त देता है इसके लिए। ठीक, अगला प्रश्न है ट्रिकल डाउन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? क्या साथियों, ट्रिकल डाउन प्रभाव किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, विकास एवं रोजगार का प्रसार। क्या साथियों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विकास एवं रोजगार का प्रसार। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कितनी वर्ष की आयु के मध्य की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ग्रामीण युवा कहलाते हैं? ठीक, क्या प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु के मध्य की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ग्रामीण युवा कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 12 में डी, यानी 15 से 35 वर्ष के जो पुरुष और महिलाएं होती हैं वो युवा कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, आंगनवाड़ी केंद्र कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया? तो इसका सही हो जाएगा 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई थी साथियों। तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लेलिस्ट से जाकर हिंदी की बेहतरीन वीडियो आप देख सकते हैं जो कि आपका सभी परीक्षाओं में स्पेशल रूप से काम देगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक सुविधाएं या सेवाएं किस तरह की आवश्यकताएं कहलाती हैं? क्या साथियों, जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो आवश्यकताएं और सेवाएं सुविधाएं हैं वो किस तरह की आवश्यकताएं कहलाती हैं? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि न्यूनतम आवश्यकताएं। ठीक, न्यूनतम आवश्यकताएं ही क्या होती हैं? जो जीवन स्तर है उसको सामान्य लेवल पर लाने के लिए वो न्यूनतम आवश्यकता ही कहलाती है जो जरूरत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिनी कृमि। क्या साथियों, अगला प्रश्न है गिनी कृमि लौह फ्लोरोसिस आदि को समाप्त करने के लिए वर्ष 1986 में किस मिशन की शुरुआत की गई? क्या है, गिनी कृमि लौह फ्लोरोसिस आदि को समाप्त करने के लिए 1986 में किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। ठीक, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत की गई। ठीक, इसको आप याद जरूर करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखते हैं साथियों, 2003 में हरियाली योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई? अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाली योजना कब प्रारंभ की गई, 2003 में, किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बंजर भूमि विकास। यानी कि ऑप्शन ए क्या है, बंजर भूमि विकास, यानी कि जो बंजर भूमि थे उस पर हरियाली उगाने के लिए हमने क्या योजना शुरू की, हरियाली योजना 2003 में। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना में न्यूनतम कितने दिन कार्य की गारंटी प्रदान की जाती है? तो मनरेगा योजना में न्यूनतम साथियों 100 दिन की कार्य की गारंटी प्रदान की जाती है कि आपको कम से कम 100 दिन कार्य अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। क्या साथियों, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का। किसका? ग्रामीण विकास मंत्रालय का। अगला प्रश्न है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP, मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP कब शुरू किया गया? मरुस्थलीय भूमि की बात यहाँ पर हो रही है, तो DDP कब शुरू किया गया साथियों? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1977 यानी कि ऑप्शन सी, 1977-78 में मरुभूमि कार्यक्रम DDP शुरू किया गया था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका PDF आपको चाहिए तो नीचे लिंक, एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है? यानी कि जो शहर में सुविधाएं हैं उसको ग्राम में भी लागू करने के लिए कौन सी योजना या कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो आपका ऑप्शन सी है PURA, पूरा। ठीक,
ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, PURA। ठीक, इसको आप रट लीजिए। आगे चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण अगले चैप्टर के हैं साथियों। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, ग्रामीण पारिवारिक विघटन का कारण है। तो पहला ऑप्शन है अशिक्षा, खेतों का आकार घटना, एकता में कमी या उपयुक्त सभी। तो साथियों, जो गांव में पारिवारिक विघटन होता है, विघटन मतलब अलगाव, तो वो कारण आपका अशिक्षा होता है। खेतों का आकार, जिस तरह परिवार बढ़ रहे हैं लगातार खेतों का आकार भी बढ़ रहा है तो कम होता है, खेती भी कम होती जाती है, एकता में कमी भी रहती है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज को माना जाता है। तो क्या माना जाता है? तो आपका साथियों कृषक समाज माना जाता है। सभी ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, जहां पर ऑप्शन सभी पढ़ने लायक रहेंगे वहीं पर पढ़ूंगा, नहीं तो केवल डायरेक्ट ऑप्शन टिक करते जाऊंगा। आप अपना देखते रहिए, ठीक है साथियों। तो भारतीय समाज को क्या माना जाता है? कृषक समाज माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। क्या नौकरी ग्रामीण व्यवस्था का मुख्य आधार है? कृषि एवं पशुपालन है, दुकानदारी है, मजदूरी। तो साथियों गांव में आप देखते होंगे जो ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था है, यानी कि इनकम का मुख्य स्रोत जो है वो आपका कृषि एवं पशुपालन है। सब खेती करते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जरूर खेती करते हैं, इसके अलावा पशुपालन भी करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है साथियों? सामाजिक आधार, ऑप्शन बी है आपका आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार, संपत्ति आधार या उपयुक्त सभी। तो ग्रामीण स्तरीकरण साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार साथियों आपका सामाजिक आधार भी है, आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार भी है, संपत्ति आधार भी है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का मुख्य प्रतीक है? यानी कि सामाजिक विकास का मुख्य प्रतीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महिलाओं का सशक्तिकरण या महिलाओं की ओर से तलाक लिए जाने की प्रवृत्ति। प्रायः पुरुष ही तलाक दिया करते हैं, तो अगर महिलाएं तलाक देंगी तो इसका मतलब दोनों ओर से इक्वल चलेगा। तो आपका समाज क्या विकास करेगा? महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि या उपयुक्त सभी। महिलाओं के लिए सकल नामांकन यानी कि अनुपात में, जिस अनुपात में पुरुष है उसी अनुपात में महिलाओं की भी वृद्धि की जाए। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगले चैप्टर के हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है अगले चैप्टर का, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो आपका ऑप्शन में है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? राज्य सूची में। जो साथियों भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो राज्य सूची में आपका आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो अगला है क्या, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी साथियों? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा, टॉमस मुनरो। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टॉमस मुनरो ने किस चीज की शुरुआत की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल ने जो है 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो आपका किसके पास है भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति? तो आपका है ऑप्शन बी, राज्य सरकार के पास, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का संपूर्ण जो शक्ति किसमें निहित है? राज्य सरकार अपने पास रखती है, वो अपने हिसाब से कार्य करा सकती है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? तो राज्य सरकार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो राजस्व विभाग करता है। कौन विभाग? राजस्व विभाग करता है साथियों, ये याद रखिएगा। भू प्रबंध विभाग ये नहीं होगा, आपका होगा कौन सा? राजस्व विभाग ही भूमि की पैमाइश का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जरीब, अंगनम, शतक, उपयुक्त सभी। तो 6 का आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों जरीब। भारत में जो है भू क्षेत्रफल के मापन हेतु जरीब का अधिक प्रयोग किया जाता है। किसका? जरीब का साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा
सी अमीन द्वारा। भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया था? अमीन द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है उपखंड अधिकारी का कार्य है। उपखंड अधिकारी का क्या कार्य है? तो आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? उपयुक्त तो सभी। तो उपखंड अधिकारी का कार्य है साथियों कार्यपालक अधिकारी से संबंधित, दंड नायक से संबंधित, राजस्व से संबंधित, इसलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है? तो तहसीलदार का प्रमुख कार्य है साथियों भू राजस्व प्रशासन का संचालन। भू राजस्व प्रशासन का संचालन ये तहसीलदार का कार्य है साथियों। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा इसमें लेखपाल। लेखपाल जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल जो है भू राजस्व प्रशासन का जो है राजस्व प्रशासन का सबसे निम्नतम पद है, सबसे छोटा पद लेखपाल है साथियों। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है। मेरुदंड मतलब किसको कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को किसको कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। 11 नंबर का आपका हो जाएगा जिला कलेक्टर। भारतीय प्रशासन का मेरुदंड किसको माना जाता है? जिला कलेक्टर को माना जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अन्य वीडियो आपने ना देखा हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जरूर जाकर देखिए। अगला प्रश्न है राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी जिलाधीश। राज्य और जिले के बीच कौन होता है? समन्वयक। तो आपका जो जिलाधीश होता है वही होता है। ठीक है। अगला है प्रश्न कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है। कलेक्टर के पद का सृजन किसको जाता है साथियों? तो वारेन हेस्टिंग्स को। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भूमि सुधार कार्यक्रम सर्वाधिक सफल किस राज्य में रहा है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। भूमि सुधार कार्यक्रम सर्वाधिक सफल रहा है किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में आपका रहा है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा 1953 में। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? 1953 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही है आपका ये साथियों। अगला है यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से सन 1951 में प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका क्या है साथियों? ये ऑप्शन भी आपका सही है। यह एक सरकारी आंदोलन था? नहीं साथियों, एक सरकारी आंदोलन नहीं था, ये गलत है। यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था, बिल्कुल सही। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसलिए इसमें आसक्त है पूछा है तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों जो भूदान आंदोलन था वो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सर्वोदयी नेता एक थे, विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा। तो अगर प्रश्न आ जाता है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो विनोबा भावे ने की थी। और इसका जो आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? वो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में आरंभ किया गया था 1951 में साथियों, 1951 में। इसमें कोई जोर दबाव नहीं था साथियों। लोग जिसके पास भूमि का एक बड़ा हिस्सा है वो अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से जो है एक गरीब व्यक्ति को जिसके पास भूमि का हिस्सा नहीं है उसको दान कर सकता था। ठीक है, यही आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा। तो यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था। ठीक है, इसमें सरकार का कोई लेना देना इससे नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का पहला ही संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है भूमि सुधारों का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। ठीक है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला है निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? पहला कौन सा आपका किया गया? तो 18 में आपका ऑप्शन हो जाएगा जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया किसका? कौन सा भूमि सुधार? जो जमींदारी था, व्यवस्था थी भारत में, यानी कि एक जमींदार हुआ करता था, उसके पास कई सौ बीघे खेत होते थे
और वो किसान जो छोटे छोटे किसान होते थे उनसे खेती करवाता था और अपने ही पैसे लगाता था, सब पैसे वसूल भी कर लेता था। ठीक है, तो किसानों की बहुत दयनीय स्थिति थी। तो इसी को सबसे पहले ख़त्म करने की व्यवस्था की गई जमींदारी उन्मूलन की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत उत्तर प्रदेश में साथियों किसमें, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? आपका 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए 1950 में। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने लायक है परीक्षा में, आइए देखते हैं। पहला है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा साथियों मुख्यतः किस पर निर्भर है? आपका उत्तर सही हो जाएगा सरकारी अस्पताल पर। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं साथियों सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में जो है दवाइयाँ दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे लाभप्रद इकाई क्या है? ग्रामीण स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसमें सबसे लाभप्रद इकाई क्या है साथियों? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाएं जो हैं ये लाभप्रद इकाई है ग्रामीण के लिए। ठीक, तो साथियों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, उससे बाद केवल मैं उत्तर बताता चलता हूँ। ठीक, अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? तो तीसरा प्रश्न क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी साथियों? तो ये किया था आपका 15 अगस्त 2020 में। कब? 15 अगस्त 2020 में। ये प्रश्न काफ़ी आ सकता है क्योंकि अभी भी सरकार भी चल रही है इन्हीं लोगों की, तो जो ये योजनाएं लेकर आए हैं इन योजनाओं में से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाएंगे। ठीक, ये सबके सरकार में होता है, जिसकी सरकार रहती है उसी से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? 15 अगस्त 2020 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन की शुरुआत कब हुई है? प्रधानमंत्री जीवन की शुरुआत कब हुई साथियों? तो आपका उत्तर सही जाएगा 28 फरवरी 2019 को। कब? 28 फरवरी 2019 को। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को कब अनुमोदित किया गया? आयुष्मान भारत के अंतर्गत, आयुष्मान भारत योजना जो चली थी उसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना कब अनुमोदित किया गया? तो ये किया गया आपका 21 मार्च 2018 को। 21 मार्च 2018 को। ठीक, अगला प्रश्न है, माँ कार्यक्रम, माँ MAA इक्वल मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा अगस्त 2016 में प्रारंभ किया गया? प्रश्न ये भी आ सकता है कि माँ कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो अगस्त 2016 में प्रारंभ किया गया। किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में टीके मास्क्यूरिक्स, क्या साथियों मास्क्यूरिक्स को WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह किस बीमारी के इलाज में सहायक है? तो मास्क्यूटो मतलब क्या होता है? मच्छर, तो उसी से मास्क्यूरिक्स जो है बनाया गया है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा मलेरिया, मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आरंभ 23 सितंबर 2018 से किस राज्य से हुआ? क्या साथियों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को। किस राज्य में सबसे पहले हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झारखंड में इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई। ठीक, अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु मतलब चिकित्सा और सुविधा कितने रुपए तक प्रदान की जाएगी? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, 5 लाख तक का। ठीक, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त सुविधाएं दी जाएगी चिकित्सा। अगला प्रश्न देखिए, तो वीडियो साथियों लाइक कर दीजिए एक बार और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जिनका भी सिलेक्शन होना है लेखपाल में, ताकि वो भी पढ़ लें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और लाइक शेयर करने ये आपका करंट के रूप में भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, खुद को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया?
कौन सा अभियान? ऑपरेशन नमस्ते अभियान। तो ये आपका किया गया था भारतीय सेना द्वारा, ठीक, भारतीय सेना द्वारा आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये आपका चलाया गया था साथियों वंदे भारत मिशन चलाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिशन सागर संबंधित है, मिशन सागर किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला, मालदीव, सेशेल्स तथा मेडागास्कर देशों को मदद देने से, ठीक, इन देशों को मदद देने से मिशन सागर योजना, ये मिशन सागर संबंधित है, ठीक है। इनको ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाना, दवाइयाँ, ये सब पहुंचाने में यही सब योजना चलाई गई थी, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के बचाव के लिए भारत ने किस अभियान या मिशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ भेजा था? 6.2 टन साथियों आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ भेजी गई थी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑपरेशन संजीवनी के तहत। क्या? ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो है मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ भेजी गई थी साथियों, ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु ऑपरेशन शील्ड अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रारंभ किया था? कौन सा अभियान? ऑपरेशन शील्ड। तो ये आपका किया था केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अपनी राजधानी दिल्ली ने जो है इसको चालू किया था। अगला प्रश्न है आपका, कोविड-19 से बचाव के लिए ब्रेक द चेन अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रारंभ किया था? तो आपका ब्रेक द चेन अभियान साथियों प्रारंभ किया था केरल ने। कौन से राज्य ने? केरल ने प्रारंभ किया था। और ऑपरेशन शील्ड किसने प्रारंभ किया था? दिल्ली ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, कोरोना कवच ऐप, ये एक ऐप बनाया गया था कोरोना काल के दौरान। कोरोना कवच ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोरोना कवच ऐप जारी किया था। अगला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण के दौरान नाड़ी, कौन सा साथियों? नाड़ी ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया था? तो नाड़ी ऐप साथियों आपका लॉन्च किया था किसने? पुदुचेरी ने। क्या साथियों? पुदुचेरी ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। तो पुदुचेरी ने लॉन्च किया था नाड़ी ऐप कोविड-19 के दौरान। अगला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण के दौरान कोविड केयर ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है जारी लॉन्च किया था? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये सभी जितने भी ऐप हैं साथियों, ये सभी इंपॉर्टेंट परीक्षा में आ जाएंगे, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? कोविड केयर ऐप। अगला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य ने एन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया था? एन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया था। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, नागालैंड ने। तो एन से नागालैंड और एन से एन कोविड-19, तो इसको आप रख सकते हैं एन से नागालैंड, एन से एन कोविड-19। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की थी साथियों? तो ये आपका हुआ था 27 सितंबर 2021 को। कब? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को शुरुआत हुआ था इसकी। अगला प्रश्न देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत दिया जाने वाला स्वास्थ्य खाता नंबर और हेल्थ कार्ड कितने अंक का होगा? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 14 अंक का साथियों। कितने? 14 अंक का होगा। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, उसी प्रकार उसमें 14 अंक होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को मार्डनी की कोविड-19 वैक्सीन के आविष्कारक में प्राथमिक योगदानकर्ता के रूप में नामित किया गया है? तो कौन है साथियों? आपका पहला ऑप्शन से हो जाएगा मिहिर मेटकर। अगला प्रश्न, जून 2021 में कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कितने रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई थी? तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 62,89,93 करोड़। कितना साथियों? यानी कि 6,28,993 करोड़ रुपए का पैकेज प्रोत्साहित था। 6,28,993, ठीक। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला
प्रश्न देखते हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जून 2021 में ऋण गारंटी योजना, क्या साथियों, ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई। इस योजना के लिए आवंटित राशि थी, इस योजना के लिए आवंटित राशि क्या थी? तो ये आपका है 1 लाख करोड़। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए जो है ये ऋण गारंटी योजना के तहत बांटे जाने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने जो है घोषणा की थी वित्त में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया? वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये आपका कर दिया गया 16.5 लाख करोड़। कितना? 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका साथियों, तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम का लिंक है, उसमें मैंने इसका पीडीएफ भी डाल दिया है। और आपको अन्य वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर देखें, हिंदी की बेहतरीन वीडियो जो आपको लेखपाल में पूछा जाएगा वो भी आप जाकर देखें प्लेलिस्ट से। तो अगला प्रश्न है साथियों, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो ये आपका जो है वित्त के दौरान, कोविड के दौरान वित्त आयोग, पहला ऑप्शन कोविड के दौरान वित्त आयोग, ये शीर्षक था क्या? 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। किसी घटना के संबंध में परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई सुस्पष्ट अनुसंधान समस्या को कौन सा अनुसंधान कहा जाता है? तो एक बार प्रश्न आप फिर से देख लीजिए। किसी घटना के संबंध में परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई सुस्पष्ट अनुसंधान समस्या को कौन सा अनुसंधान कहा जाता है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी, अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आप जितना भी प्रश्न देखेंगे सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया? एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा 1978 से, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कार्यक्रम साथियों? एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम 1978 से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न आप देखिए, अनुसंधान प्रक्रिया के प्रमुख चरणों में क्या शामिल नहीं है? नहीं है पूछा साथियों, अनुसंधान प्रक्रिया के प्रमुख चरणों में तो परिकल्पना की रचना ये शामिल है क्या? जरूर शामिल होगा। अनुसंधान में परिकल्पना की जाती है, सामान्यीकरण भी किया जाता है और आंकड़ों का विश्लेषण तो अति आवश्यक है। ठीक, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन सी आपका, इससे कोई लेना देना है अनुसंधान प्रक्रिया से, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है। सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है तो क्या सामाजिक अनुसंधान से ज्ञान की वृद्धि होगी? जरूर होगी, भविष्यवाणी भी होगा और तथ्यों का स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी यही आपका सही हो जाएगा कि सामाजिक अनुसंधान में जो है नियोजन परिवर्तन ये उद्देश्य नहीं होता, आपका ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न आप देखिए, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने अथवा नवीन ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित अनुसंधान कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जगह, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, अभी हमने ऊपर चर्चा किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करने संबंधी अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहलाता है साथियों निदानात्मक अनुसंधान। क्या? निदानात्मक अनुसंधान आपका कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करने संबंधी अनुसंधान को निदानात्मक अनुसंधान कहते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों आदि उपकल्पनाओं के परीक्षण संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? कार्य कारण की बात हो रही है, कार्य कारण के संबंध की बात हो रही है, तो कौन सा अनुसंधान हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्रायोगिक अनुसंधान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक, अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति है? गुणात्मक पद्धति की बात कर रही है तो नृजाति वर्णन, वैयक्तिक अध्ययन, मौखिक इतिहास, तो सभी गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन डी सही जगह, उपयुक्त तो सभी। ठीक, सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति में आपका नृजाति वर्णन, मौखिक इतिहास, वैयक्तिक अध्ययन तीनों आ जाता है।
अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? किस अध्ययन की साथियों वैयक्तिक अध्ययन की बात हो रही है तो विशेषता नहीं है पूछा है। तो पहला है इकाई का गहन अध्ययन। तो आप किसी एक वैयक्तिक अध्ययन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इकाई का गहन अध्ययन करेंगे, किसी एक इकाई का गहन अध्ययन करेंगे तो ये सही है आया आपका, यानी कि इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक, यहाँ नहीं है पूछा है। अध्ययन की विशेष इकाई, अध्ययन की एक विशेष इकाई का आप अध्ययन करेंगे। ठीक, एक विशेष इकाई का आप अध्ययन करेंगे, किसमें वैयक्तिक अध्ययन में सही है। अनेक स्रोतों का प्रयोग भी आप करेंगे तो वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है, इसका उत्तर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इसमें गणना का कोई लेना देना नहीं है, तो आपका 20 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा तथ्य वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दोषों में शामिल नहीं है? इसमें वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दोष में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा? निर्दर्शन का अभाव, बिल्कुल सही, यानी कि ये दोष है। सीमित अध्ययन, वैयक्तिक अध्ययन करेंगे तो आप एक सीमित अध्ययन करेंगे। ठीक, झूठा आत्मविश्वास, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि व्यापक अनुभव। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में आप व्यापक अनुभव नहीं कर पाएंगे, किसी एक चीज़ पर ही फंसे रहेंगे, उसी का अध्ययन आप करेंगे। ठीक, अगला है, सामाजिक अनुसंधान करने के लिए प्राक संकल्पना। क्या सामाजिक अनुसंधान करने के लिए प्राक कल्पना का निर्माण किस स्तर पर किया जाता है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें पहला ऑप्शन है अध्ययन विषय का चुनाव करने से पहले, ये नहीं होगा। सूचनादाताओं का चयन करने के बाद, अगला ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तथ्यों का एकत्रीकरण करने से पहले, जब आप तथ्यों का एकत्रीकरण करेंगे तो उसके पहले ही आप क्या करेंगे? प्राक कल्पना का निर्माण करेंगे। ठीक, तो अगला प्रश्न देखिए, किस सामाजिक शोध से संबंधित एकत्रित की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं, प्रमाणों तथा सामग्री कहलाती है? किसी सामाजिक शोध से संबंधित एकत्र की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं, प्रमाणों तथा सामग्री कहलाती है? क्या कहलाती है आपका? प्रालेखीय संकलन। क्या? प्रालेखीय संकलन कहलाती है। ठीक है, तो अगर पूछे जाए प्रालेखीय संकलन क्या है, तो सामाजिक शोध से संबंधित एकत्रित की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं, प्रमाणों तथा सामग्री को हम प्रालेखीय संकलन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, लास्ट प्रश्न है, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विशुद्ध अनुसंधान की बात हो रही है तो मूलभूत नियमों की खोज, बिल्कुल सही है, यानी कि ये कथन भी आपका सत्य है। ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, ये भी आपका सही हो जाएगा। मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। विशुद्ध अनुसंधान में सभी कथन सत्य हैं, यानी कि मूलभूत नियमों की खोज होगी, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य होगा, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना होगी। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो कब किया है साथियों? कौन सा दिवस? जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा कब किया है? आपका ऑप्शन है 14 नवंबर को, 15 नवंबर को, 16 नवंबर को, 17 नवंबर को। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर को साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। कब? 15 नवंबर को। तो ये डेट आप याद कर लीजिए, ये आपका जीके नहीं ग्राम समाज में पूछा जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 9 सितंबर 2021 में किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2021, सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है साथियों? ऑप्शन आप देख सकते हैं, उत्तर बताइए। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक, तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या क्या शुभारंभ किया साथियों? जन योजना अभियान 2021, सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेट ग्राम सभा डैशबोर्ड। तो ये दोनों आप रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसका PDF आपको चाहिए साथियों, क्या PDF आपको चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मैं प्रतिदिन PDF डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप जाकर PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर निम्नलिखित में से किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो कौन सा राज्य साथियों? तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21 में जारी किया गया, उसमें जो है उसमें बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन सही जाएगा तीसरा, यानी कि सी, गुजरात को। ठीक,
तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, काफ़ी बड़ा प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ठीक, तो तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21 जो जारी किया गया है, उसमें बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? गुजरात ने। किसने जारी किया साथियों? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक, अगला प्रश्न है 6 अगस्त 2021 में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या है साथियों? 21 में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका चौथे का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि उत्तराखंड में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए साथियों, तो चैनल से कुछ और लोग जुड़ चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में देश का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया? जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में देश का पहला अनाज एटीएम, साथियों क्या अनाज एटीएम स्थापित किया गया? ठीक, तो इसका ऑप्शन सही जगह हरियाणा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह। हरियाणा में अनाज एटीएम स्थापित किया गया, देश का पहला। ठीक, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एजुकेशनल राज यूट्यूब चैनल को, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और नीचे लिंक इंस्टाग्राम का है, वहाँ भी हमें फॉलो जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किए जाने की योजना है? किसको? ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की योजना है? तो साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 40,000 करोड़। कितना? 30,000 से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किए जाने की योजना है। ठीक, अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY को मंजूरी दी। यह मंजूरी कब प्रदान की गई? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। तो आपका 7वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 9 दिसंबर 2020 को। 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY को मंजूरी दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि 16.5 लाख करोड़। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों आ सकता है, क्योंकि कृषि से रिलेटेड है, तो ग्राम समाज एवं विकास में जो है ये सब प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कितना कर दिया गया है साथियों? 2020-21 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि होगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि होगी तो क्या होगी? 9 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि 2020 से 2023। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि 2020 से 2023 होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था साथियों? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह, कोविड के दौरान वित्त आयोग। क्या? कोविड के दौरान वित्त आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो अभी तक आपने लाइक शेयर ना किया हो तो जरूर कर दीजिए साथियों, काफ़ी मेहनत लगता है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आया हूं, और इसकी एक सीरीज चल रही है, तो सभी सीरीज के प्रश्न आप एक बार मैराथन की तरह ही देख लेंगे तो भी आपके लिए रामबाण होने वाला है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को कब साथियों? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना की यह शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई? कौन सी योजना साथियों? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई यही पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। किस राज्य से शुरू हुआ साथियों? उत्तर प्रदेश से आपका शुरू हुआ है। ठीक है, किसान
सम्मान निधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 24 फरवरी 2019 को हुआ। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न। आगे है सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना साथियों वो होती है जिसमें अगर कोई योजना चल रही है तो उसका पूरा जो फंड होता है साथियों वो केंद्र सरकार देती है। ठीक, अगला ऑप्शन है, योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, राज्यसभा का सांसद देश का कोई भी गांव का चयन कर सकता है। अगला ऑप्शन है, योजना को 11 अक्टूबर 2015 को प्रारंभ किया गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है साथियों 12 नंबर में? तो ये आपका है ऑप्शन बी सही है। क्या ऑप्शन बी सही कि योजना का जो क्रियान्वयन है ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है किसका? सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में ये कथन आपका सही है बी वाला कि जो योजना का क्रियान्वयन है ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लागू हुई? सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लागू हुई? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा, 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू हुई। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई साथियों? तो ये आपका श्री निकेतन योजना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री निकेतन योजना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया? राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 200 जिलों में। ठीक, 200 जिलों में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस परियोजना कब प्रारंभ की गई? ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपका 16 नंबर का उत्तर है 2006 में। कितने? 2006 में। तो ये रहे साथियों तीसरे चैप्टर के आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका पीडीएफ आपको साथियों नीचे टेलीग्राम लिंक है उसमें मिल जाएगा। तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि सीरीज महत्वपूर्ण है और चल रही है। ठीक साथियों, तो अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।